नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं और लगातार आपके बीच किसी न किसी जनप्रतिनिधि को लेकर आते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके राजनीतिक जीवन में, उनके क्षेत्र में और वर्तमान परिवेश में राजनीति में किस तरह की चुनौतियाँ हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं फरेंदा से विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, और जो कि तीसरी बार विधायक यहाँ से चुने गए हैं और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में भ्रमण कर अपने लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जनता के बीच इस कोविड महामारी के दौरान इनकी क्या क्रियाकलाप रही और कैसे इन्होंने काम किया। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में एक जनप्रतिनिधि ही एक ऐसा माध्यम था कि पास जनता आस लगाई थी, जिनके द्वारा ही क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की समस्याओं के लिए काम किया जा रहा था। तो स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहेंगे, जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की, तो आप दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से आपने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि जिस क्षेत्र का पढ़ाई इंसान करता है उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता। तो एक व्यक्तिगत तौर पर राजनीति का सफ़र कैसा रहा और कैसे राजनीति में आना हुआ आपका? देखिए, वैसे तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहा, लेकिन राजनीतिक परिवारों से अटैचमेंट मेरा बहुत पहले से था। चाहे वो छात्र राजनीति हो या चाहे ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति हो, आम जनता की राजनीति हो, ऐसे परिवारों से मैं जुड़ा हुआ पहले से भी था। अब ये अलग बात है कि मैं पहले अपने पढ़ाई के क्षेत्र में था। मुझे एक बार नौकरी भी मिली थी, लेकिन नौकरी मैंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ दिनों के बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। अब अवसर आया कि पार्टी ने मुझे कहा कि आप तैयारी करिए तो आपको लड़ा दिया जा सकता है। तो पार्टी ने हमें 2007 में पहली बार इस विधानसभा से चुनाव लड़ाया और उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चुनाव लड़ा था और मुझे जनता ने अपना आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग, समर्थन दिया और उसको मैं ताकत बना करके पूरे 5 साल तक लगातार फरेंदा के विकास के लिए, आम जनता के सुख दुख में उसका साथी बनते हुए काम किया। और 2012 का जब चुनाव आया तो पुनः जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिता करके दूसरी बार भी भेजने का काम किया। फिर 2017 में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमें चुनाव लड़ाया। मैं शानदार तरीके से पुनः चुनाव जीत करके आया और तब अब भारतीय जनता पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो हमसे लोगों की अपेक्षाएं थी फरेंदा के सर्वांगीण विकास की, और उस अपेक्षाओं पे खरा उतरने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। जी तोड़ मेहनत करके फरेंदा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने की दिशा में मैंने प्रयास किया है। आज जनता के सामने उसका परिणाम भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है और जनता, फरेंदा की सम्मानित जनता इस बात को महसूस भी कर रही है। आपके तीनों चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी सिंगल एक ही व्यक्ति थे और आने वाला विधानसभा चुनाव सर पे है, तैयारियाँ चल रही हैं। इसमें किस तरह की रणनीति है और कैसे काम कर रहे हैं आप? देखिए, हमसे किसी की कोई बहुत डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। पिछली बार वो गठबंधन में उनको, कांग्रेस के लोगों को उसको कुछ अलग से वोट मिल गया था, इसलिए वो हमसे टक्कर दे दिए। अगर सपा लड़ी होती तो हमारा फिर 30,000 का अंतर रहता और आज भी वही अंतर रहेगा। एक युवा जब राजनीतिक क्षेत्र में आता है और ऐसे क्षेत्र में जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, यहाँ ढेर सारी समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। बाकी जगहों की तुलना में अगर देखें, विकसित शहरों की तुलना में देखें तो अपना क्षेत्र उतना विकसित नहीं है। तो एक जनप्रतिनिधि की कितनी जिम्मेदारी होती है, किस तरह के काम हो रहे हैं? देखिए, फरेंदा विधानसभा आज एक मॉडल विकास विधानसभा के रूप में लोगों के सामने उदाहरण है। फरेंदा तहसील मुख्यालय से अपने विधानसभा के किसी भी गांव में किसी भी समय, एनी टाइम, हम अपने वाहन से, चाहे मोटरसाइकिल का वाहन हो चाहे 4 व्हीलर हो, 20 मिनट में हम किसी भी अंतिम छोर पे पहुंच सकते हैं। इस तरह का विकास हमने किया है। उस चीज़ को जनता देख भी रही है। मैंने ऐतिहासिक रूप में 2017 से लेकर आज 2021 के बीच में 4.5 वर्ष के अंदर मैंने फरेंदा विधानसभा में 125 किलोमीटर 2 लेन की सड़क बनाने की दिशा में हमें सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मार्ग हमारे क्षेत्र का था
फरिंदा से लेकर के बृजमनगंज लिधवा मार्ग, जिस पे 60 करोड़ रुपए 2 लेन की सड़क बनाने के लिए हमने स्वीकृत कराया। उससे भी ज़रूरी और जर्जर हालत में सड़क थी बृजमनगंज से कोल्हुई की सड़क, उसको भी मैंने चौड़ीकरण 2 लेन 30 करोड़ रुपए की लागत से कराया। कोल्हुई लोटन मार्ग भी जर्जरी की स्थिति में था, उस पर भी 27 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया। बृजमनगंज से धानी की सड़क 2 लेन कराया, इस पर भी 30 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कराया। मैंने बृजमनगंज से सहजनवा बाबू खड़खोड़ी मार्ग है, उस पर लगभग 17 करोड़ रुपए हमने 2 लेन सड़क बनाने के लिए स्वीकृत कराया। एक पड़रावा चौराहे से लेकर समरधीरा चौराहे की सड़क है जो जर्जर स्थिति में थी, इस सड़क को पे भी हमने 19 करोड़ रुपया 2 लेन की सड़क बनाने की दिशा में स्वीकृत कराया, जो आज शानदार तरीके से बन करके जनता को समर्पित है। यही नहीं, मैंने आवागमन की सुविधा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुलों को भी बनवाने का काम किया। जैसे एक हमारे क्षेत्र में धानी से सीधे फरिंदा तहसील को जोड़ने के लिए एक परगापुर घाट पे पुल था, जिस पुल के लिए जल सत्याग्रह तक का आंदोलन हुआ था। उस पे मैंने 12 करोड़ रुपए दिलवा करके उस 60 मीटर पुल को बनवाने का काम हमने शानदार तरीके से किया। सीधे जनपद सिद्धार्थनगर का एक लोटन बाजार है, उस लोटन बाजार को सीधे बृजमनगंज रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए हमने घोंगी नदी पे 6 करोड़ का शानदार तरीके से पुल बनवा करके जनता को समर्पित कर दिया। आज जनता उस पर उसका लाभ उठा रही है। वहीं लक्ष्मीपुर विधानसभा और फरिंदा विधानसभा के बीच में एक सिंचाई विभाग द्वारा रेगुलेटर बना था, जो बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट करके बह गया था। 3 साल से क्षेत्र के लोगों के आवागमन बंद थे, कई महीनों तक उस पर धरना प्रदर्शन चला था। उस पुल पे भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत करा करके उस पुल को भी जनता को बनवा करके समर्पित कर दिया। एक बहुत बड़ा पुल और था जो गुजरौलिया से सोना बनने को जोड़ता, उस पर भी 2.5 करोड़ का पुल स्वीकृत करा करके उसको भी हमने जनता को समर्पित कर दिया। हमने पुलों के क्षेत्र में भी और सड़कों के क्षेत्र में भी, और ग्रामीण सड़कों के लिए तो मैंने बहुत कम से कम 300 किलोमीटर सड़क ग्रामीण क्षेत्र में हमने पिडब्ल्यूडी विभाग से स्वीकृत कराई है, लोक निर्माण विभाग से। और किसी को भी पता करना हो तो शानदार तरीके से पिडब्ल्यूडी विभाग में पता कर सकता है कि फरिंदा विधानसभा में कितने बड़े पैमाने पे काम हुआ है। यही नहीं, गांव की गलियां ठीक हों, गांव में लोगों के आने जाने के सुगम रास्ते हों, उसके लिए लगभग 10 गाँव में 10 से 15 गाँव में हमने 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़, 2 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ सीसी रोड का स्वीकृति कराया है, जिसको युद्ध स्तर पे वो काम चल रहे हैं। बहुत सारे गांव में काम समाप्त हो चुके हैं, बहुत सारे गांव में काम आधा हो चुके हैं, बहुत सारे गांव में काम शुरू होने हैं। बहुत बड़े स्तर पे हमने सीसी रोड के क्षेत्र में भी लोगों के गांव की गलियां ठीक हों, उस दृष्टि से गांव का माहौल ठीक हो, उस दृष्टि से हमने प्रयास किया है। तीसरा, एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात दिया है। हर घर तक नल की योजना, हर घर तक लोगों की पानी की टंकी, जो 550 फीट नीचे गहराई का पानी जनता को देने के लिए महत्वपूर्ण योजना सरकार ने चलाया है। मैंने पिछले वर्ष अपने क्षेत्र में 10 गांव में लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक पेयजल की योजना स्वीकृत कराई थी। इस वर्ष हमारे विधानसभा के अंदर 61 गांव लिए गए हैं जो पेयजल योजना से आच्छादित किए जाएंगे, जो लगभग 100 करोड़ के काम हमारे विधानसभा में पेयजल के क्षेत्र में भी होने जा रहे हैं। यही नहीं, हमारे क्षेत्र के नौजवानों को टेक्निकल शिक्षा ठीक प्रकार से कम दूरी में और घर के सामने मिल जाए, घर के बीच में मिल जाए, उसके लिए मैंने फरिंदा विधानसभा के अंदर माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत मिलकर के उनसे प्रयास करके हमने पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश योजना के अंतर्गत फरिंदा विकास खंड के अंदर पिपरा मौनी में लगभग 10.5 करोड़ रुपए से ITI गवर्नमेंट ITI कॉलेज स्वीकृत कराने का काम किया है, जिसका 60% से अधिक निर्माण कार्य आज पूरा हो चुका है। किसी भी क्षेत्र की विकास में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा।
कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर काफ़ी हल्ला चल रहा था और सबसे ज़्यादा लोड था। जितने संसाधन हमारे थे सारे संसाधन लगे हुए हैं। अभी हाल में ही वैक्सीनेशन ने अपने सबसे पीक को प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना मुफ्त वैक्सीन। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? देखिए, जब कोरोना काल आया पहली बार और उस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और समय समय पर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को निर्देशन किया जा रहा था, उनके विधायकों को, उनके जनप्रतिनिधियों को, कि आप सभी लोग इस दुख की घड़ी में निश्चित रूप से जनता की भावनाओं के साथ खड़ा होने का प्रयास करिए। निरंतर इस पे बात कही जा रही थी, उसका पालन करते हुए उस लॉकडाउन के समय हमारे विधानसभा का, चाहे कोई बम्बई में था, चाहे कोई त्रिवेंद्रम में था, या कोई अरुणाचल में था, या कोई पंजाब में था, या दिल्ली में था, देश के अन्य अन्य शहरों में जो मजदूर, जो नौजवान अपना जीविका चलाने के लिए काम करने गए थे, ऐसे लोग लॉकडाउन में फंस गए थे। उन परिस्थितियों में मैं क्षेत्र का विधायक था, लोगों के पास व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर थे। करीब करीब 350 से अधिक लोग उस लॉकडाउन के दौरान मुझसे सीधा संपर्क किया था। उन्होंने कहा हमारे पास भोजन के पैसे नहीं हैं, मैं बहुत आने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं बहुत कठिनाई में हूँ। तो मैंने उनके दर्द को समझा और ऐसे 300 उन सभी लोगों के खाते में मैं अपने खाते से लगभग 12 लाख रुपए भेजने का काम, किसी के खाते में 5,000, किसी के खाते में 3,000, किसी के खाते में 2,000, किसी के खाते में 1,500, 3,000, इस तरह से मैंने लगातार 1.5 महीने तक, 2 महीने तक जो भी व्यक्ति मुझसे टेलीफोन किया उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ खड़ा होने का प्रयास किए। जब दूसरी बार कोरोना बीमारी हमारे प्रदेश में, देश में आई तो निश्चित रूप से हम सब लोगों ने इसका डट करके मुकाबला किया। हमारे यहाँ 3 CSCs है और तीनों CSCs के माध्यम से हमने लोगों को राहत पहुँचाने की दिशा में प्रयास किया। प्रतिदिन रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक CMO महाराजगंज, CMS महाराजगंज और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर हॉस्पिटल, ऐसे अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लोग भी शोषित थे, पीड़ित थे, परेशान थे, उनकी पीड़ा में हम लोगों ने खड़ा होने का काम किया। कई बार इधर उधर से सिलेंडर व्यवस्था करा करके लोगों की सहायता में खड़ा होने का प्रयास किया। हर समय हम लोग जनता के बीच में थे और मैं कभी भी कोरोना के दौरान अपना क्षेत्रीय प्रवास दूसरे जगह नहीं किया। मैं अपने क्षेत्र में ही रहने का काम, निरंतर जनता मुझसे संवाद कर सकती थी, मिल सकती थी। और हम लोग बार बार उस समय कोरोना के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार 1 बार 2 बार फ़ोन आया कि कैसी व्यवस्था चल रही है, महाराजगंज की क्या स्थिति है, कहीं कोई कठिनाई है उसको बताइए आप। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को उस कठिनाई को भी बताने का प्रयास किया। और ऑक्सीजन की जो भारी कमी आई थी, उस कमी को दूर करने के लिए मैंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया कि मैंने अपने विधायक निधि से फरेंदा CSC पे लगभग 70 लाख रुपए से ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया, जिसका मैं उद्घाटन कर चुका हूं। वो जनता को समर्पित हो चुका है और हमने लगातार इस दृष्टि से काम किया। और पूरी तरह से मैं बधाई देना चाहता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी कार्य योजना के आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना पे निश्चित रूप से विजय पाने में सफल रही है। और योगी मॉडल को पूरे देश में सराहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा है और निश्चित रूप से आज उसी का परिणाम है, माननीय योगी जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे आगे वाले राज्यों में चल रहा है, जबकि सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है। आप तीसरी बार विधायक हैं यहाँ से और पिछला 2 कार्यकाल आपका दूसरी पार्टियों के साथ रहा। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि नहीं, आप विधायक थे लेकिन सत्ता किसी और पार्टी की थी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि पिछले 2 सरकारों ने किस तरह का काम किया और उससे कितना अलग यह चुनौती रही? देखिए, इस सरकार की कोई तुलना नहीं है।
पूर्व की 2 सरकारें इस सरकार की तुलना में कहीं टिकती नहीं हैं। उन 2 सरकारों में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, माफिया राज और खुलेआम नौजवानों के नौकरियों पे डाका था। लेकिन इस समय जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को पहली बार कोई तपस्वी, कर्मशील और ईमानदार और मेहनतकश मुख्यमंत्री पहली बार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है, जिसका जीवन सुबह 4 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है और जनहित के मुद्दों पे बहुत साफ दृष्टिकोण माननीय मुख्यमंत्री जी का है। गरीब के लिए जो संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 100% लाभ उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को मिल सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सतर्क भी हैं, सचेत भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का परिणाम है कि आज हम दावे के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने विकास की बात कर सकते हैं, अपने सरकार द्वारा कराए हुए कार्यों की जन जन में हम चर्चा कर सकते हैं। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, आज उसका रिस्पांस जनता निश्चित रूप से दे रही है और जो जनता का झुकाव है इस बात को साबित करता है। जितने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई थी, उतने ही प्रचंड बहुमत से 2022 में भी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन एक योजनाएं कुछ ऐसी भी हैं जो विधानसभा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं दिखता। जैसे स्किल इंडिया के बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जिनका जगह जगह सेंटर तो दिखता है, लेकिन कोई धरातल पे काम नहीं दिखता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कौशल विकास योजना के तहत एक आनंद नगर में एक काम चल रहा है जिसमें 665 बच्चों को उनको टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कराने के लिए सरकार ने काम दिया है। बड़े पैमाने पे बच्चों को बहुत कायदी ढंग से निश्चित रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं अभी हमारे एक अब्दुल रहमान हैं, वो चलाते हैं, उन्होंने अभी फर्स्ट राउंड में 3 महीने का क्लास चलाया। उसी दौरान अभी गोरखपुर एयरपोर्ट पे उस लड़के ने, ट्रेनिंग लेने वाले लड़के ने फॉर्म भरा था और 5 बच्चे उस ट्रेनिंग सेंटर से गए थे। उसमें एक बच्चा 24,500 की नौकरी पा करके उसको सर्टिफिकेट मिल गया। मैं उसको सीडीओ को भी निश्चित रूप से लड़का दिखा रहा था और मेरे पास भी वो कागज दिया कि मुझे इस संस्था के द्वारा हम ट्रेनिंग ले रहे थे, हमने पहली बार वहां पर अपना आवेदन भरा, हमें 24,500 की नौकरी मिली। एक प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जिसके लिए वो बार बार बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल। लोकल ऐसे कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आनंद नगर की खासियत? देखिए, लोकल फॉर वोकल ये जिले स्तर पे है। अब आनंद नगर के स्तर पे तो मेरे पास कोई विषय नहीं है, लेकिन महाराजगंज कृषि प्रधान जिला है जहाँ पर किसानों द्वारा बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्ट निश्चित रूप से बनाया गया है, पैदा किया गया है। उसको जब जब प्रदर्शनी लगी, जब जब कोई मेला लगा, तो निश्चित रूप से किसान उसको अब प्रदर्शनी में दिखाए हैं और बड़े पैमाने पे किसानों ने उस सामानों को बेच करके अपनी आमदनी का उसको स्रोत बनाया है। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। तो ये थे हमारे साथ आनंद नगर के विधायक और इन्होंने बताया अपने पूरे कार्यकाल के बारे में। ये पूरी योजना या पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप अपना विचार, अपना सुझाव हम तक पहुंचाएं। आपने हमसे बात किया, आप समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह उम्मीद करते हैं कि विधायक जी से आगे भी सहयोग मिलता रहेगा और हम विधानसभा स्तर पर अगर आपकी कोई समस्या है, आप कोई ऐसी बात है जो विधायक जी तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को इन तक अवगत करवाना चाहते हैं, तब हमारे माध्यम से भी इन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।